ईसीएल के सभी एम्प्लॉयज़ को मेरी तरफ से नमस्कार। ईसीएल में हम लोग एवरी वीक जिस तरीके का बुलेटिन हम लोग निकाल रहे थे, उस बुलेटिन में एक छोटा सा इंटरप्शन, हमारे सी प्रसाद जो ईसीएल ईआरपी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका देहांत हुआ। उसके कारण हम लोग लास्ट वीक का जो हम लोगों का बुलेटिन था वो हम लोग रिलीज़ नहीं कर सके। हमारी तरफ से इस वीक में फ्रिंज बेनिफिट्स के मामले में हमारी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हम लोग देना चाहते हैं। उस मामले में पहले मैं 2007 में ईसीएमएस के नेतृत्व में जब उन लोगों ने फ्रिंज बेनिफिट का एग्रीमेंट किया था, तो उनके तरफ से स्लैब बेसिस में फ्रिंज बेनिफिट्स का एग्रीमेंट उनके तरफ से लेके गया था। पर ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट के समक्ष हम लोगों का पक्ष रखा। ऑफिसर्स को पर्क्स एंड अलाउंसेस परसेंटेज सिस्टम में और वर्कमैन को स्लैब बेसिस में देना सही नहीं है। उसके बाद बहुत लंबा एजिटेशन के बाद ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन के साथ लास्ट फ्रिंज बेनिफिट्स का एग्रीमेंट जो है मैनेजमेंट को हुआ। अगर आप देखेंगे 2007 के वेज रिवीजन 2007 का वेज रिवीजन में फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफिसर्स और वर्कमैन के मामले में 2% का डिफरेंस था। पर अगर आप देखेंगे दूसरे इंडस्ट्रीज़ में 2017 के वेज रिवीजन में भी कम से कम मिनिमम 5% का डिफरेंस दूसरे कंपनीज़ में एग्जीक्यूटिव्स, व्हेन यू कंपेयर विथ एग्जीक्यूटिव्स 5% का डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे बीईएल, बीडीएल, एचएएल, मिधानी, ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ में ऑफिसर्स को 35% पर्क्स एंड अलाउंसेस और वर्कमैन को 30% पर्क्स एंड अलाउंसेस मिला। पर ईसीएल में इसके बावजूद वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बार्गेनिंग करने के बाद ऑफिसर्स के इक्वल में हम लोगों ने पर्क्स एंड अलाउंसेस लिया। जूनियर एम्प्लॉयज़ को 31% और सीनियर एम्प्लॉयज़ को 30% का हम लोगों ने पर्क्स एंड अलाउंसेस लिया। आप दूसरे कंपेरेबल इंडस्ट्री से लेंगे तो एचएएल का अगर आप देखेंगे 22% पर्क्स एंड अलाउंसेस वर्कमैन को मिला, जहां ऑफिसर्स को 35% का पर्क्स एंड अलाउंसेस हुआ। दूसरे ऑल अदर कंपेरेबल इंडस्ट्रीज़ में भी एक 5% का डिफरेंस है। पर ईसीएल में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन इफेक्टिवली नेगोशिएट करने के कारण हम लोगों को इक्वलेंट परसेंटेज मिला, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने 7 मंथ्स का एडिशनल एरियर्स जो है हम लोगों ने इस वेज रिवीजन में एरियर्स लिया और कंपेयर विथ ऑफिसर्स हम लोगों को ज़्यादा मिला। पर इस दौरान अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव्स का, हाँ डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव्स, उनका प्रयत्न उन लोगों को करना चाहिए। उनके प्रयत्न करने के दौरान उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा एजुटेशन प्रोग्राम किया था। पर इस दौरान अगर आप देखेंगे ईसीएल वर्कमैन का इशू को सैबोटाइज करने के लिए, वर्कमैन के फ्रिंज बेनिफिट्स को सैबोटाइज करने के लिए ईसीएमएस का नेतृत्व ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का धोखेबाजी, किस तरीके का धांधलेबाजी, किस तरीके का एक एम्प्लॉयज़ को, वर्कमैन को धोखा देने का किस तरीके का रोल ईसीएमएस के नेतृत्व में किया, ये आप समझने का ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे इस वेज रिवीजन में, इस फ्रिंज बेनिफिट्स में अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने एक रिव्यूइंग क्लॉज है जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो रिव्यूइंग क्लॉज है, 3 इयर्स में एक बारी अगर कंपनी का एफोर्डेबिलिटी बढ़ता है तो उसके साथ साथ हम लोगों का फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ना चाहिए। इस तरीके का एफोर्डेबिलिटी क्लॉज आज इंडिया में किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं है। एक ईसीएल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रिव्यूइंग क्लॉज लगाया गया और इसके कारण अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम लोगों का ईसीएल वर्कमैन का जो रिव्यू होगा, फ्रिंज बेनिफिट्स होगा, आने वाले दिनों में हम लोगों को रिव्यू होगा और उसका बेनिफिट जो है हम सब लोगों को मिलेगा। तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स का नेगोशिएशंस कंप्लीट होने के बाद डीएई का क्लियरेंस नहीं मिला। डीएई का क्लियरेंस जब नहीं मिला, ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन मैनेजमेंट के समक्ष हम लोगों का आर्ग्यूमेंट रख के मैनेजमेंट से डीएई से बातचीत करने में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन इफेक्टिवली काम कर रहा था। उस दौरान ईसीएमएस का नेतृत्व इसको किस तरीके से सैबोटाइज करना है, उस कोशिश में ईसीएमएस का नेतृत्व था। पर इसके बावजूद ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने एक सक्सेसफुल फ्रिंज बेनिफिट्स जो है हम सब लोगों को, एम्प्लॉयज़ को दिलाने में एक इफेक्टिव रोल जो प्ले किया, आप सब लोगों को मालूम है। अगर आप देखेंगे क्लियरेंस हम लोगों को डीएई की तरफ से जब क्लियरेंस का ज़रूरत था, मेरे ख्याल से 3 महीने तक हम लोग वेरी इफेक्टिवली हम लोग कोशिश कर रहे थे।
ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ED नॉर्थ जोन और ED फाइनेंस दोनों को हम लोगों ने DA में मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशंस देने के लिए भेजा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है हम लोगों का फाइल क्लियर हुआ। पर इस दौरान अगर आप देखेंगे एक बारी DAE से हम लोगों को जब ये फाइल क्लियर हो गया, ये पता चलने के बाद अशोक कुमार साहब ने ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन को बुला के बताया कि आप लोगों का फाइल क्लियर हो गया, ये महीने में आप लोगों का फ्रिंज बेनिफिट्स इम्प्लीमेंट होगा। ये जैसे ही BMS के नेतृत्व को पता चला तो एक धरना का जो नाटक था, एक नौटंकी इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से चलाई, ये सब आप सब लोगों को मालूम है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक बारी फ्रिंज बेनिफिट्स का नेगोशिएशंस हमने किया, बीइंग ए रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हम लोगों ने ये किया। पर अगर आप देखेंगे हमारे ECMS का नेतृत्व जो है ये पूरा फ्रिंज बेनिफिट्स का इशू में सैबोटाइज करने का कोशिश में सबसे आगे था। और उसके बाद सब कुछ होने के बाद किस तरीके से फूल का हार, बिना शर्म के किस तरीके का फूल का हार पहन के इन सब लोगों ने ना एक लॉफिंग स्टॉक जो है ECL एम्प्लॉयज़ के समक्ष उन लोगों को किस तरीके से एक लॉफिंग स्टॉक बने आप सब लोगों ने देखा। सो आने वाले दिनों में ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन जिस तरीके से वेज रिवीजन, एक अच्छा वेज रिवीजन, जिस तरीके से एक अच्छा फ्रिंज बेनिफिट्स और बहुत इश्यूज़ में जिस तरीके से हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, उसी तरीके से सदा हम लोग ECL एम्प्लॉयज़ के पक्ष में काम करेंगे और ECL एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिलाने में अग्रसर रहेंगे। इस तरीके का आश्वासन देते हुए धन्यवाद।